नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कुछ पिछली वीडियो में यूनिट चैप्टर कराया था, यूनिट चैप्टर जो कि आईटीआई तथा अन्य प्रतियोगी कोर्सों में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह आईटीआई में वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के नाम से सब्जेक्ट जानी जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में यूनिट चैप्टर के बारे में बताया था कि यूनिट क्या होती है। यूनिट को हम हिंदी में इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इकाई कहते हैं। यूनिट को हम हिंदी में इकाई कहते हैं। इसका अन्य नाम मात्रक, इसे हम मात्रक भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मात्रक भी कहते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो में जो बताया था आपको यूनिट क्या होती है, यूनिट की परिभाषा बताई थी आपको कि यूनिट क्या होती है, और सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था मैंने आपको। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इकाई की पद्धतियाँ। सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाई की पद्धतियाँ बताई थी कि कौन कौन सी इकाई की पद्धतियाँ होती हैं। हम जानते हैं कि जो इकाइयों की जो पद्धतियाँ होती हैं वो चार होती हैं। एक होती है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसे हम मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं हम? इसे मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मैट्रिक पद्धति कहते हैं इस पद्धति को। ये पहली इकाई है, इसे MKS मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं इसे। दूसरी है, उसे हम कहते हैं CGS। ये हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसे हम फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं इसे हम। फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं इसके। उसके अलावा जो मैंने आपको एक और पद्धति बताई थी जिसका नाम है FPS। जिसका नाम क्या है? FPS पद्धति। FPS कहते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं इसको हम। ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक और जो पद्धति बताई थी आपको, उस पद्धति का नाम है SI पद्धति। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयोग की जाती है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। हम जानते हैं कि MKS में तीन मूल मात्रक हैं। MKS, CGS और FPS में हम जो मूल मात्रक लेते हैं वो तीन काम में लेते हैं, लेकिन SI में जो मूल मात्रक की जो संख्या है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। और इनमें कितनी होती है? 3 होती है। इसमें मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मात्रक होते हैं, इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूल और दूसरी होती है व्युत्पन्न। मूल इकाइयाँ वे होती हैं जो केवल जिन्हें अन्य इकाइयों की आवश्यकता नहीं पड़े, जिन्हें बनाने के लिए अन्य इकाइयों की आवश्यकता नहीं पड़े, उन्हें मूल इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल इकाई। ये मूल इकाई 3 होती हैं। एक तो होता है हमारा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान। एक लंबाई हम मानते हैं मूल इकाई। लंबाई के अलावा हम इसकी जो इकाई है मूल इकाई लंबाई होती है। मूल इकाई में एक तो लंबाई होती है, एक द्रव्यमान होता है और एक होता है समय। मूल इकाई 3 होती है। अब जो उसके बाद हमने पढ़ा कि व्युत्पन्न इकाई कौन सी होती है। ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न इकाई, जो व्युत्पन्न इकाई होती हैं ये 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों की सहायता से बनाई जाती है। जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को जोड़ा जाता है तो उन्हें हम व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। अब व्युत्पन्न इकाइयों की जो संख्या है अब बहुत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया चुका हूँ, एक सारणी के रूप में बताया था। मैंने आपको इस यूनिट चैप्टर के तीसरी वीडियो बता रहा हूँ। आज मैं पार्ट 3 बता रहा हूँ। अन्य 2 पार्टों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलते हैं कि यूनिट। अब आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि यूनिट पर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। यूनिट पर आधारित, इकाई पर आधारित सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है, अगर हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करना है, तो हमें सबसे पहले इस सारणी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अपवर्तक एवं अपवर्त्य दिए हुए हैं।
मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। देखिए देखिए इन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, और दोबारा बताते हैं। देखिए कि नाम डेका, डेका के लिए हम चिन्ह डी का प्रयोग करते हैं और इसका जो मान होता है वो 10 की घात 1 होता है। हेक्टो के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं और जिसका मान कितना होता है 10 की घात 2 होता है। किलो के लिए 10 की घात 3, मेगा के लिए 10 की घात 6 और गीगा के लिए 10 की घात 9 और टेरा के लिए 10 की घात हम 12 का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं अपवर्तक, यानी बढ़े हुए क्रम में घात इसमें बढ़ती है। और उसके बाद जो ये अपवर्त में क्या होते हैं कि जो डेसी का होता है 10 की घात-1 और सेंटी का 10 की घात-2, मिली का 10 की घात-3, माइक्रो का 10 की घात-6 और नैनो का 10 की घात-9 और पिको का 10 की घात-12 होता है। इस टेबल को अगर हम याद कर लेते हैं तो यूनिट पर आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इन पर यूनिट पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यूनिट पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस व डिग्री न्यूमर में बदलो। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फ़ारेनहाइट है, एक फ़ारेनहाइट तापमान का पैमाना है। तापमान के जो पैमाने होते हैं वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री न्यूमर और केल्विन होते हैं। ये 4 पैमाने होते हैं, मुख्यतः 4 पैमाने होते हैं। डिग्री सेल्सियस में जमा बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो आपको 100 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में जो जमा बिंदु होता है, जिसे हम जमा बिंदु कहते हैं, वो 32 डिग्री होता है और क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री होता है। न्यूमर में जो जमा बिंदु होता है वो 0 डिग्री और क्वथनांक जो बिंदु होता है, ओवाल बिंदु भी कहते हैं, जैसे 80 डिग्री होता है। केल्विन में जमा बिंदु 273 और क्वथनांक बिंदु 373 होता है। इस टेबल को जरूर याद करना है कि ये इनमें संबंध क्या होता है। उसके अलावा मैंने आपको एक संबंध बताया था कि C/5 F-32/9 और K-273/5 और R/4। तो अगर हमें तापमान पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें ये सूत्र याद करना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र को लेकर हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस और न्यूमर बदलना है। तो सबसे पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध देखते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है। डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर F-32/9। इस सूत्र को लिखा हमने। अब यहाँ पर जो भी हमें मान दिया उसको इसमें सूत्र में फिट करते हैं कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 देखते हैं हम आगे। ये जो दे रखा है हमने डिग्री सेल्सियस बटे 5, 200 फ़ारेनहाइट की जगह हमने कितना लिखा, 212 लिखा, -32/9। ये हमने इसको सूत्र में फिट कर दिया। अब देखते हैं डिग्री सेल्सियस बटे 5, इसको हमने इसमें से घटाया, 212 में से 32 घटाया तो इसका मान 180 आया, बटे 9 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि C/5। आगे हम क्या देखते हैं कि C/5 बराबर 9 का भाग हम देखते हैं कि 9 का भाग हम 180 में देते हैं तो इसका मान 20 आता है। 9 से 20 बार कटेगा, 9 दूनी 18 और ये 0 आ जाएगा यहाँ से, तो ये 20 आ जाएगा। इस प्रकार C का गुणा हम डिग्री सेल्सियस गुणा 1 से करते हैं तो इसका डिग्री सेल्सियस आएगा यहाँ पे, और 20 का × 5 करते हैं तो इसका मान 100 आ जाता है। तो इस प्रकार जो 212 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसके अलावा हमें इसको रीमर में भी बदलना है। किस में बदलना है इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट को रीमर में बदलना है। तो रीमर में कैसे बदलेंगे, देखो हमें क्या करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और रीमर में से रिलेशन याद करना है। तो रिलेशन इनमें क्या रिलेशन है, देखिए इनमें रिलेशन ये होता है, इनमें ये रिलेशन दिया हुआ है। देखो F डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बराबर डिग्री न्यूमर बटे 4।
तो 212 हमने इसमें फ़ारेनहाइट की जगह लिखा जो दिया हुआ है सवाल में, -32/9 बराबर डिग्री रीमर बटे 4, हमने इसको लिख दिया। तो 212 से 32 गया तो ये कितना बचेगा, 180 बचेगा यहाँ पे बटे 9 बराबर रीमर बटे 4। तो यहाँ से देखते हैं 9 का भागा जब हम इसमें देते हैं 180 में, तो इसका मान कितना आता है, 20 आता है, 20/1 और r/4। अब आगे हल कैसे करना है कि जो इस r का जो हम गुणा करते हैं तो 1 से तो डिग्री न्यूमर आ जाएगा बराबर 20 का गुणा 4 से करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 80। तो हमने क्या पाया कि जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर और 80 डिग्री रीमर के बराबर होता है। तो इसका मान कितना है यहाँ पर, 80 डिग्री, रीमर 80 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इस सवाल को हमने इस रिलेशन के माध्यम से, जो टेम्परेचर की जो इकाइयों में जो क्या होता है रिलेशन होता है, उसको अगर हम याद कर लेते हैं तो इस प्रकार के सवालों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24.4 mm को इंच में बदलो। ये दिया हुआ है आपको, mm को किस में बदलना है, इंच में। यहाँ पर जो mm है, यहाँ पर जो mm क्या है, ये mm, यहाँ पर जो mm दिया है ये MKS पद्धति है। कौन सी पद्धति है ये, MKS mm में। ठीक है, और ये जो इंच है ये FPS पद्धति है। तो हमें क्या करना है कि ये यूनिट कन्वर्जन करना है। इसमें क्या करना है, हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। तो अगर हम इकाई का यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं तो हम 24 mm का भी यूनिट कन्वर्जन हम कर सकते हैं। देखो किस प्रकार करना है, कैसे करते हैं यूनिट कन्वर्जन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हम 1 mm में कितने इंच होते हैं ये निकालना है। 1 mm में हम कितने इंच होते हैं ये निकाल लेंगे तो हम 24.4 mm में भी कितने इंच होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में यूनिट कन्वर्जन में बताया था कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 mm, या 25.4 mm बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंच के बराबर हो जाएगा। जब 25.4 mm 1 इंच के बराबर है तो 1 mm कितने इंच के बराबर होगा, कि जो 25.4 mm यानी mm के जो गुणा है वो इंच के नीचे चला जाएगा। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, 1/25.4 और इंच। अब ये हमने mm को किस में बदल लिया है, यहाँ से mm को हमने किस में बदल लिया है, यहाँ से इंच में बदल लिया है। किस में बदल लिया है, इंच में बदला है कि ये कितना इंच। अब जब 1 mm में कितना इंच है, इतना इंच। 1 mm में कितना इंच हो गया, इतना इंच हो गया। तो 24.4 mm में कितना इंच हो जाएगा, तो 24.4 mm में कितना इंच हो जाएगा कि 1 mm में जब इतना है तो 24.4 का इसमें गुणा कर देंगे और 24.4 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 24.4 mm में जो आंसर आने वाला है कि जब हम इसको काटते हैं, इनको आपस में हम जब काटते हैं तो इसका जो मान आएगा वो 0.96 इंच आएगा। कितना आएगा, 0.69 इंच इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन करना क्या है, आसान है। अगर हम उस टेबल को याद कर लेते हैं कि 1 इंच में कितना mm होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो इस प्रकार हम यहाँ से हम इनको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 8 गैलन को लीटर में बदलो। कि 8 जो गैलन है को लीटर में बदलना है। गैलन क्या है यहाँ पर, गैलन क्या है, एक आयतन का मापन है, आयतन का मापन है। और ये आपका FPS पद्धति में दिया हुआ है। और ये जो लीटर है, लीटर, तो ये आयतन का मापन किस में, लीटर में, ये MKS में दिया हुआ है। तो मैट्रिक से हमें कैसे बदलना है, FPS में बदलना है। मैट्रिक से हमें कैसे बदलना है, ब्रिटिश में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए कैसे बदलना है। इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 गैलन में कितने लीटर हैं, अगर हम 1 गैलन में निकाल लेंगे, हमें याद है अगर टेबल से कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं तो हम 8 में भी निकाल सकते हैं। जब हमें मालूम है कि 1 गैलन में कितना है, 4.54 लीटर होते हैं, तो 8 में कितने होंगे, 8 का गुणा हम इससे क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गैलन में कितने लीटर हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 गैलन का जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32, 8 पंच 40 और 3 43 हो गए। तो इसमें 8 चौका 32 और 4 ये 36 हो गया। तो 36.32 लीटर इसमें आंसर आएगा। 8 गैलन में इतने लीटर होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये है आपका 0.5 HP,
यहाँ एच पी का जो मतलब है, एच पी क्या है यहाँ पर, एच पी को हम कहते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर हिंदी में कहते हैं इसको हम अश्व शक्ति कहते हैं इसे। कि अब देखते हैं अश्व शक्ति कहते हैं इसको। देखिए कि जो एच पी है, एच पी भी दो तरीके से होती है, एक तो मैट्रिक में और एक ब्रिटिश में। मैट्रिक में जो एच पी का मान होता है, एक एच पी का मान होता है वो 735.5 वाट होता है। क्या होता है ये मैट्रिक में होता है 735.5 वाट। और एक 1 एच पी का मान ब्रिटिश में, ये मैट्रिक में है, ये मैट्रिक में है, ये किस में है, मैट्रिक पद्धति में। ये वाला जो मान है आपका मैट्रिक पद्धति में है। अब ये जो मान दिया हुआ है आपका किस में दिया हुआ है, मैट्रिक में दिया हुआ है। जो यानी 1 एच पी कितना होता है 735.5 वाट, किस में दिया हुआ है, ये मैट्रिक में। अगर हमें मैट्रिक में हॉर्स पावर को वाट में बदलना है तो इसका हम गुणा करेंगे। अगर ये ब्रिटिश में बदलने के लिए कहे कि जो 1 एच पी का मान जो ब्रिटिश पद्धति में होता है, कौन सी पद्धति में, एफ पी एस, जिसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इस ब्रिटिश पद्धति में जो इसका मान होता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। अगर ये ब्रिटिश में पूछे तो 746 से गुणा करना है, अगर मैट्रिक में पूछे तो 735.5 वाट का गुणा करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको कि अगर एक, देखिए 1 एच पी में इतना होता है, 1 एच पी में 735.5 वाट है मैट्रिक पद्धति में, तो 0.5 यानी इसका मतलब क्या है, 1 एच पी इसका मतलब है 1/2 यानी आधा एच पी, एक आधा एच पी। तो इसका मान कितना हो जाएगा कि इसको हम 735.5 से अगर हम गुणा कर दें तो 0.5 एच पी में वाट आ जाएंगे। कितने, इसमें 367.75 वाट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.6 किलोग्राम को पाउंड में बदलो। 5.6 किलोग्राम को कैसे बदलना है, पाउंड में बदलना है। अभी जो किलोग्राम है यहाँ पर, किलोग्राम कौन सी पद्धति है, एम के एस पद्धति है, मैट्रिक पद्धति है, मैट्रिक पद्धति है, तो यूनिट कन्वर्जन है ये। पाउंड क्या है, एफ पी एस पद्धति है, कौन सी है, एफ पी एस, एफ पी एस पद्धति दे रखी है। अब ये एफ पी एस पद्धति है, पाउंड कौन सी है, एफ पी एस पद्धति। तो हमें मैट्रिक से किस में बदलना है, ब्रिटिश से बदलना है। तो देखिए अगर हम मान लें कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, हम क्या पहचान लें यहाँ से कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। तो मैंने आपको इसको 2 तरीके हैं जो बताने वाला हूँ मैं आपको कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। वैसे 1 किलोग्राम अगर हम टेबल से देखें तो 2.205 पाउंड होते हैं, जिसे हम LBS कहते हैं। तो 2.205 क्या होता है, पाउंड होता है। 1 किलोग्राम में इतने पाउंड होते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए कि 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 454 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, वैसे ही 453.6 होता है, लेकिन हम इसको क्या लिख देते हैं, 454 लिख देते हैं। तो 1 पाउंड में कितने, 454 ग्राम हो गए। तो 1 पाउंड में अगर हम किलोग्राम निकालें, क्या निकालें, किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 454 में 11 भाग देना पड़ेगा। 11 भाग देने पर क्या होता है, 1 2 3 संख्याओं के बाद क्या लगाएंगे, हम पाउंड लगा देंगे। तो 1 पाउंड में कितने किलोग्राम आ गए, 0.454 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में इतने पाउंड हैं, 1 पाउंड में इतने किलोग्राम आ गए। मतलब क्या दिया हुआ, 1 पाउंड में इतना किलोग्राम आ गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि अगर आगे देखते हैं हम कि जो यानी 0.454 किलोग्राम बराबर 1 पाउंड होगा कि इतने किलोग्राम में इतने पाउंड, समझे। अब हम निकालना 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे। तो 1 किलोग्राम पाउंड निकालने के लिए जो ये इसके गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, इसको हम पाउंड में भाग देते हैं तो 1 किलोग्राम में इतने पाउंड आ जाएंगे। जब 1 किलोग्राम में इतने पाउंड हैं तो 5.6 किलोग्राम में निकलवा रहा है, तो हम इधर 5.6 गुणा कर दें और इधर 5.6 गुणा कर दें। तो यानी 1 में अगर हम कितने का भाग दे दें, 1 में अगर हम भाग दे दें 0.454 का, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, 2.202 आएगा इंटू 5.6। तो 5.6 जो किलोग्राम में पाउंड कितने आने वाले हैं, 5.6 किलोग्राम बराबर 5.6 किलोग्राम बराबर 12.33 पाउंड आ जाएगा। इन दोनों को जब हम गुणा कर देते हैं तो 12.33 इसका मान आ जाता है। तो नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रकार भी हम गुणा ज्ञात कर सकते हैं कि 5.6 किलोग्राम को 2.20 से सीधा गुणा करके भी इसका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो टेबल में दिया हुआ है कि टेबल में क्या दिया है
कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में जो पौंड है वो कितने होते हैं, 2 पौंड, वैसे 2.205 होते हैं, इतने ये पौंड होते हैं। तो यहाँ से हम सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं कि 1 किलोग्राम में इतने पौंड हैं, तो 5.6 में कितने होंगे, तो 5.6 इंटू 2.205, इससे हमें आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3.4 mm, 3.4 mm, 3.4 mm क्या करना है हमें, 3.4 mm को बदलना है किस में हमें, DM। DM का मतलब क्या है यहाँ पर, DM का मतलब क्या है यहाँ पर, DM का मतलब है यहाँ डेसीमीटर, यानी MM को हमें कैसे बदलना है, डेसीमीटर में बदलना होता है। तो MM को बदलना है किस में हमें, डेसीमीटर में। देखिए अब इसको मैं अभी बताया था आपको, जो टेबल शुरुआत में सबसे पहले टेबल बताई थी कि जो डेसी का मान कितना होता है, डेसी का मान 10⁻⁻1। उसके बाद सेंटी का मान कितना होता है, सेंटी का मान कितना होता है, तो सेंटी का जो मान होता है 10⁻⁻2 होता है। और जो मिली का जो मान होता है, मिली को हम क्या कहते हैं, MM कहते हैं, इसका मान कितना होता है, 10⁻³ होता है। अगर हमें ये टेबल याद है तो हम इससे आसानी से, तो इस टेबल में अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा मान दिया उसके साथ हम इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। अगर टेबल में नीचे तरफ चलना है, हमें नीचे तरफ मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो क्या करना है, अगर टेबल में कहाँ चलना है, जैसे 10⁻⁻1 यानी क्या होता है, ये डेसीमीटर होता है, और जैसे और उसके बाद सेंटी, और उसके बाद मिली, तो ये 10⁻⁻2 होता है, ये 10⁻⁻3 होता है। अगर इसमें हम ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर की तरफ चलना है, यानी हमें मिली से डेसीमीटर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिली से डेसीमीटर ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसके साथ हमें गुणा करेंगे। अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको याद करना है। अगर हम टेबल में ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ मान निकालना है तो गुणा करना है, और टेबल में नीचे की तरफ जाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, उसमें भाग देना पड़ेगा। देखो कैसे समझते हैं। अभी तो 3.4 mm है, 3.4 mm को सबसे पहले MM को हम मीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, मीटर में। तो 3.4 mm, क्योंकि 1 mm में जो मीटर है वो MM में कितना मीटर है, 10⁻³ होता है 1 mm में। तो 3.4 में कितने हो जाएंगे, 3.4 दिया हुआ है, देखो 3.4 में यहाँ पे, तो 3.4 में कितने मीटर, ये क्या हो गया, मीटर हो गया। क्या हो गया, सबसे पहले हमने इसको मीटर में बदल लिया, मीटर से फिर हम किसमें बदलेंगे, इसको डेसीमीटर में बदलेंगे। अगर हम देखो यहाँ पे ये क्या है, इधर 10⁻⁻1, यहाँ पर जो होगा वो मीटर होगा। ये 10⁻- क्या है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर है। 10⁻² ये आपका सेंटीमीटर है, और 10⁻³ ये आपका मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर से हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, गुणा। तो 3.4 में हम किसका गुणा करेंगे, 3.4 में हम किसका गुणा करेंगे, 10⁻³ में गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब मीटर में क्या, अब टेबल में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टेबल में। मीटर से नीचे क्या आता है, डेसीमीटर आता है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्या जाते हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब डेसीमीटर में कितना मान होता है, डेसीमीटर में इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। अब इसमें मीटर को हमें कैसे बदलना है, पहले इसको हमने बदल लिया मीटर में, फिर मीटर से हम कैसे बदलेंगे, डेसीमीटर में। तो हम इसका कितने का भाग दे देंगे, इसका जो मान है डेसीमीटर का उसका हम भाग दे देंगे 10⁻⁻1। अब हमने इसका भाग दे दिया। देखिए जब ये माइनस का इधर है, नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब घात पे, तो जब आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10⁻+1 हो जाएगा। तो 10⁻+1 हो जाएगी, इसमें वो जोड़ेंगे तो -3 में से प्लस का 1 जाएगा, तो -2 बचेंगे, -2। अब यहाँ पर 10⁻-2 का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 10⁻-2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/100 होता है। अब 3.4 में कितने का भाग देना है, 3.4 में हमें कितने का भाग देना है, 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग देने पर पॉइंट यहाँ लग रहा है, तो 2 संख्या पहले और पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.034। 0.034 इसका मान क्या आ जाएगा, यानी 3.4 mm में जो डेसीमीटर होंगे वो कितने होंगे, इतने होंगे, 0.034 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
8 DAG का मतलब क्या है? ये DAG ये होता है डेकाग्राम। क्या होता है? डेकाग्राम होता है। और DG का मतलब होता है यहाँ पर डेसीग्राम। DG का मतलब होता है ये जो DG का मतलब क्या है? ये होता है डेका। जी का मतलब यहाँ पे ग्राम से मतलब होता है डेकाग्राम। और ये होता है आपका डेसी ग्राम होता है। ठीक है, तो हमें किस में बदलना है? डेकाग्राम से डेसीग्राम बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो डेका होता है, डेका मान, जो डेका का मान कितना होता है? 10⁻+1 में होता है। 10 क्या होता है? +1 में। अब ये कि जो डेकाग्राम, उससे हम क्या +1 में, अब डेकाग्राम से हम बदलेंगे। सबसे पहले जो ग्राम होगा, ग्राम के बाद डेकाग्राम होगा, डेका के बाद हेक्टोग्राम होगा। कौन सा होगा? हेक्टोग्राम, जिसमें 10⁻2 होते हैं। अब इधर टेबल तो ये प्लस में चलेंगे। अब इधर की टेबल देखते हैं, दूसरी वाली टेबल देखते हैं कि डेसीग्राम, जो डेसीग्राम में होंगे 10⁻−1 होगा। और उसके बाद सेंटीग्राम होगा, सेंटीग्राम में 10⁻−2 होगा। ठीक है, तो इस टेबल में हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम डेकाग्राम को ग्राम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? डेकाग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो डेकाग्राम में ग्राम कितने हैं? डेकाग्राम में जो ग्राम है वो 10⁻1 होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻1 होंगे यहाँ पे। तो 10⁻1 होते हैं। देखिए कितने डेकाग्राम में जो ग्राम है वो 10⁻1 है। तो देखिए डेकाग्राम को हमें कैसे बदल दिया? ग्राम है, ये बदल दिया हमने इसको ग्राम में। अब जब हमने इसमें ग्राम बदल दिया तो गुणा करना पड़ेगा। ऊपर से की तरफ जा रहे हैं, टेबल में कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें? ग्राम में बदलेंगे तो गुणा कर दिया। अब देखिए इधर टेबल से हम कहाँ जा रहे हैं? डेसीग्राम। किस में जा रहे हैं? ग्राम से हम नीचे जा रहे हैं। ग्राम से नीचे होता है डेसीग्राम। तो जो डेसीग्राम का मान कितना है? 10⁻−1। जब हम टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे, टेबल में कहाँ जाएंगे हम? नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? भाग। तो क्या करते हैं हम? पहले इसको हमने ग्राम बदल दिया, ये ग्राम हो गया। ग्राम से हमें कैसे बदलना है? डेसीग्राम में। तो 10⁻−1 का जो डेसीग्राम का जो मान है वो कितना है? 10⁻। डेसी का मान 10⁻- होगा, इसका हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये जो माइनस का है ऊपर जाए क्या हो जाएगा? 10⁻+1 हो जाएगा। +1 होने के बाद देखते हैं कि 8 इंटू ये हो जाएगा आपकी 10⁻1 इंटू 10⁻1। तो जब आधार समान होते हैं घाता जुड़ जाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10⁻2 का मतलब कितना होता है? 100 होता है। और ये 8 का गुणा कर देंगे तो 800 डेसीग्राम हो जाएगा। तो 8 डेसीग्राम कितने डेसीग्राम होंगे? 800 डेसीग्राम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 1.2 न्यूटन दे रखा है। 1.2 क्या दे रखा है? न्यूटन। देखो यहाँ न्यूटन है, न्यूटन के बाद जो होता है न्यूटन, हम चलते हैं जो न्यूटन है, न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डेका न्यूटन। डेका न्यूटन का मान कितना होता है? 10⁻1 होता है। तो यहाँ पर केवल न्यूटन है कि न्यूटन का मान हमेशा इकाई है। यहाँ पर क्या है? ये इकाई है। कितना इकाई? जैसे न्यूटन से इधर डेका न्यूटन की तरफ चलते हैं तो इसका मान बढ़ जाएगा। तो उसके बाद हेक्टो न्यूटन की तरफ चलते हैं तो इसका मान और तो हेक्टो न्यूटन कितना हो जाएगा? हेक्टो न्यूटन बराबर 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूटन का मान दे रखा है कि इतना न्यूटन है, उसको हम सेंटीमीटर बदलना है। तो सेंटी कैसे होगा? कि सेंटी कैसे होगा? अगर हम इसमें ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कहीं जाना नहीं, कि जितना मान है उतना ही दे रखा है इसमें कि न्यूटन का मान ना तो डेका न्यूटन है, ये केवल सिंगल दे रखा है। जब सिंगल दे रखा है तो ना तो हम उसमें गुणा करेंगे, ना गुणा करना ही नहीं है उसमें। अगर हमें ये सिंगल दे रखा है तो उसमें गुणा नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो सिंगल दे रखा है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ये सेंटीमीटर दे रखा है, जिधर भी जा रहा है, अगर ये नीचे तरफ जाएगा तो भाग देंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें हम गुणा करेंगे। अब देखिए सेंटीमीटर यानी सेंटी क्या आएगा? डेसी के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? डेसी के बाद क्या आएगा? सेंटी आएगा। तो इसका मान 10⁻−1 होगा और इसका मान 10⁻−2 होगा। तो टेबल में कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। टेबल में जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 1.2 न्यूटन दिया हुआ है सिंगल। तो इसमें हम कितने का भाग देंगे? 10⁻−2 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 10⁻2 का अगर हम भाग देते हैं तो ये किस में बदल जाएगा? न्यूटन से सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और इसका मान कितना होता है? 10⁻2 ऊपर ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 10⁻2
या फिर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे 1/100 के रूप में। 100 पर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 1.2 × 100 बराबर 120 सेंटीन्यूटन, यानी इस न्यूटन में इतने सेंटीन्यूटन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि 300 किलोवाट की डब्ल्यू मतलब यहाँ पर क्या है, किलोवाट है, उसको कैसे बदलना है, मेगावाट में बदलना है। कैसे बदलना है, मेगावाट में। अब सबसे पहले हम किलोवाट को बदलेंगे किस में, किलोवाट से। किलोवाट होता है, ये होता है आपका किलोवाट, हेक्टोवाट और डेकावाट। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। यहाँ पे वाट होगा, तो वाट के बाद डेकावाट होगा, हेक्टोवाट होगा, किलोवाट। तो किलोवाट में कितने होंगे, 10⁻3, हेक्टोवाट में 10⁻2 और वाट में 10⁻1 होगा। उसके बाद फिर हम किसे बदलेंगे, मेगावाट। मेगावाट में कितने होते हैं, 10⁻6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, किलोवाट। सबसे पहले हम टेबल में ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे। जब हम टेबल में ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि हमें किलोवाट से वाट में बदलेंगे, तो ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, जितने का दिया है उसमें गुणा करेंगे। फिर हम टेबल में नीचे तरफ जाएंगे, नीचे तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे। अगर हम टेबल में कहाँ जा रहे हैं, टेबल में अगर हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो नीचे तरफ जा रहे हैं तो भाग देंगे। तो देखो सबसे पहले हम किलोवाट को कैसे बदलना है, वाट में। किसे बदलना है, वाट में। बदलने के लिए तो क्या करेंगे हम, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻3, तो 300 में कितने हो जाएंगे, 10⁻3। ये क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब वाट से हम कहाँ बदल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसमें कितने भाग देंगे, किलोवाट। मेगावाट, जो मेगावाट का मान होता है कितना होता है, 10⁻6 होता है। तो मेगावाट का मान कितना है यहाँ पर, 10⁻6 है, तो हम इसका इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। नीचे टेबल में जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो भाग देना पड़ेगा। जब ये यहाँ पर क्या है, नीचे प्लस का है, तो ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, 10⁻, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब -6 इधर प्लस का 3 है, तो ये घात में से घट जाएंगे और माइनस के 3 घात बच जाएंगे। तो 300 में गुणा कितने करना है, 10⁻−3 करना है, तो ये मेगावाट में बदल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 300 में 10⁻−3 मतलब क्या होता है, 1000 का भाग देना। तो इसमें अगर हम 1000 भाग देते हैं तो 0 तो 0 कैंसिल, 1 0 तो 1 0 कैंसिल, और 3 में हम कितने भाग देते हैं, 3 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो 0.3 क्या आ जाएंगे, ये मेगावाट। यानी जो किलोवाट में मेगावाट कितने आएंगे, इस किलोवाट 300 किलोवाट में मेगावाट कितने आने वाले हैं, इतने 0.3। तो टेबल को अगर हम याद कर लें अच्छी तरह से, कंटस्ट आपको याद रखना है कि टेबल में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ मान चेंज करना है। ठीक है, इकाई के रूप में बदलना है उसको। फिर उसके बाद जितना भी उसका दिया हुआ है जो मान, उसमें चेंज करेंगे। ऊपर तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे। टेबल में अगर हम नीचे की तरफ जाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, 3 किलो जूल। क्या क्या गया है आपको, 3 किलो जूल। 3 किलो जूल को बदलना है किसमें, न्यूटन मीटर में। 3 किलो जूल को न्यूटन मीटर में हम जानते हैं कि जो जूल होता है, 1 जूल होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। यानी न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे किलो जूल है। क्या है, ये किलो जूल दिया है, तो सब जूल जूल होगा। जूल के बाद क्या होगा, डेका जूल होगा, हेक्टा जूल होगा, और ये किलो जूल होगा। इस किलो जूल का मान 10⁻3 होता है, और हेक्टा का 10⁻2 होता है, और इसका होता है 10⁻1। तो हमें किस में बदलना है, जूल में बदलना है। तो 10⁻3 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो किस में बदल जाएगा, जूल में। और जितना ये जूल है उतना ही न्यूटन मीटर है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो 3 किलो जूल को हम कैसे बदलना है, 3 किलो जूल में बदलेंगे तो 1 किलो जूल में कितना होंगे, 10⁻3। तो 3 में इसके गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3000। और जो 1 जूल बराबर कितना है, न्यूटन मीटर। यानी न्यूटन मीटर और जूल में कोई अंतर नहीं, यानी 1 जूल बराबर कितना है, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। ठीक है, 3000 न्यूटन इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन पर, आज मैंने आपको जो बताया था, यूनिट कन्वर्जन पर आधारित कुछ सवाल बताए थे, जो कि एक टेबल पर आधारित हैं। यूनिट कन्वर्जन वाली टेबल पर आधारित हैं। टेबल आपको याद करनी है। क्या करना है आपको, जो टेबल है वो आपको याद करनी है। अगर हम टेबल को याद कर लेते हैं तो इन क्वेश्चनों को करना आसान हो जाता है। ठीक है, और मैंने जो पिछली 2 वीडियो यूनिट से संबंधित जो वीडियो बनाई हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है मैं नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों और सभी को इसको शेयर एंड लाइक करिए। धन्यवाद।